हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड कंटिन्यूइंग विद आवर वीडियो सीरीज जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हिडन जेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहाँ बात हो रही है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में। तो इतना बड़ा चैप्टर पढ़ते पढ़ते कई बार हम स्मॉल लिटिल पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें मिस कर देते हैं। इसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो सीरीज एंड आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस भी कवर कर लिए हैं। वैसे तो इजी चैप्टर है, जूनियर क्लासेस में जब हम साइंस और सोशल साइंस पढ़ते थे उसी तरह की फील आएगी जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। बट येस, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इससे आपको पूरे चैप्टर की एक क्विक रिविजन भी मिल जाएगी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। The first point, dash is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources। तो जो भी हमारे आसपास पूरा वातावरण है, जो रिसोर्सेज है, उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं? जो हमने अपने एंसेस्टर्स से लिया है, दैट इज एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, और इसके 4 वाइटल फंक्शंस होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट सप्लाइज रिसोर्सेज, इट एसिमिलेट्स वेस्ट, इट सस्टेन्स लाइफ एंड इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी। सो फंक्शंस भी आप पढ़कर जाएंगे एंड ये इसकी डेफिनेशन है। एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, तो इसकी डेफिनेशन तो हमें पता होनी ही चाहिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB was set up in India in the year 1974। याद रखेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। देन 1997 में यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। दिस वाज हेल्ड इन क्योटो, जापान, और इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ने एक अग्रीमेंट किया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट फाइट करेंगे और ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कम करेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 1997 UN कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन क्योटो, जापान। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेड, प्रोबेबल है कि 4 मार्क्स का आपका कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर, और इसके बारे में लिखो। सो दिस इज डिफॉरेस्टेशन, cutting of trees, and this image is also from your CBSE sample paper। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? विच करंट एनवायरमेंटल चैलेंज इज बीइंग डिपिक्टेड हियर। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जैसे आइस मेल्ट हो रही है पोलर रीजन्स से और वो प्लेन एरियाज में आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स। सो बेसिकली दिस इज ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ आवर planet Earth, and this is due to the release of greenhouse gases। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा 4 मार्क्स का, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो हम अपने एनवायरमेंट को इतना खराब कर रहे हैं, इतनी डिग्रेडेशन हो रही है एनवायरमेंट की, इसकी क्या कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी या बियर करनी पड़ रही है। सो द फर्स्ट इज कि हम अपने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इनका सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कर सके। सो वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज। देन इतने सारे जो डिजीजेस बढ़ रहे हैं, जैसे आप देखते ही हो कितना हम न्यूज में सुनते हैं, दिल्ली NCR रीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना पुअर है, इस वजह से वहां पे लोगों को बहुत सारे रेस्पिरेटरी और एयरबॉर्न डिजीजेस हो रहे हैं। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, और फिर अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए उस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देन ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स के ऊपर भी बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है। सो ये आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। देन डैश कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। दिस इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। हम इतना वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं, अगर तो एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, एसिमिलेट कर पा रहा है, तो चलो ठीक है। बट इफ इट गोज बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव capacity of the environment, then problems arise। All right, moving on then। Now this is again a picture given in your book। Damodar Valley is one of the India's most industrialized regions।
दिस इज एक्चुअली लोकेटेड ऑन वेस्ट बंगाल बिहार बॉर्डर. इस एरिया में बहुत ज्यादा माइनिंग होती है. सो पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द हेवी इंडस्ट्रीज अलोंग द बैंक्स ऑफ द दामोदर रिवर आर converting into an ecological disaster. So Damodar Valley, one of the most industrialized areas or regions in our country. With the help of DASH, solar energy can be converted into electricity. So this is photovoltaic cells. Photovoltaic cells. Then supply demand reversal क्या है environmental resources का? तो देखो पहले के समय में जब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो क्या था, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज वाज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन. तो इतनी प्रॉब्लम्स कुछ अराइज नहीं हुई एनवायरनमेंट से रिलेटेड. बट धीरे धीरे विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कमिंग इन, इतना ज्यादा हम एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दैट नाउ द रेट ऑफ extraction is more than the rate of regeneration. जितना हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं वो ज्यादा है कंपेयर टू जितना वो रीजनरेट कर पा रहा है उससे. इस वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं. सो दिस इज सप्लाई डिमांड रिवर्सल, कि पहले डिमांड कम थी, रिसोर्सेज की सप्लाई ज्यादा थी, पर अब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो गई. तो इसको आपको लिखना आना चाहिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हाउ वुड यू write it. Then CPCB has identified dash categories of large and medium industries as polluting industries. The answer is 17. And CPCB कब establish हुआ था? अभी हमने देखा था in the year 1974. Then the Brundtland Commission. Now Brundtland is the name of a person. Actually she was the former Prime Minister of Norway. और ये एक मीटिंग हुई थी जहां पे बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ऑन प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर जनरेशंस, कि हमें ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम प्लैनेट अर्थ अपनी फ्यूचर जनरेशंस को एक अच्छी शेप में दें. एटलीस्ट उतने क्वालिटी ऑफ लाइफ एसेट्स तो हम उन्हें देना जितने हमें मिले थे अपने एंसेस्टर्स से. क्वालिटी ऑफ लाइफ एसेट्स मतलब क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है. तो ब्रंटलैंड कमीशन में बोला गया था दैट वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर प्लैनेट अर्थ इन गुड ऑर्डर टू द फ्यूचर जनरेशन. इट स्ट्रेसेस दैट प्रेजेंट जनरेशंस शुड लीव टू द नेक्स्ट जनरेशंस अ स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एसेट्स नो लेस देन व्हाट वी हैव इनहेरिटेड. ओके, उज्ज्वला योजना 2016 की ये योजना है जहाँ पे फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर्स दिए जाते हैं टू रूरल हाउस होल्ड्स. और आपका जो मैक्रो में गवर्नमेंट बजट चैप्टर है वहां पे भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वहां पे भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. देन कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, that the rate of extraction of resources should be less than the rate of regeneration and the waste which is generated is within the assimilating capacity of the environment. अगर तो ये दो चीजें हो रही हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर हम एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जाएंगे तो एनवायरनमेंटल क्राइसिस अराइज होंगे और एनवायरनमेंट अपना थर्ड फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, विच इज रिलेटेड टू लाइफ सस्टेनेंस. All right, moving on then. India alone accounts for dash of the world's total iron ore reserves. So this is 8%. According to our NCERT, 8%. Then the dash is designed to protect the ozone layer by stressing ban on the use of ozone depleting chemicals, the Montreal Protocol. So banning the use of chlorofluorocarbons. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी क्योटो जापान में, दैट वाज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग. ब्रंटलैंड कमीशन वाज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशंस यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, कि we will protect the ozone layer and we would ban the use of ozone depleting chemicals. Two major environmental issues facing the world today. I think ये easy आपके लिए बताना. पूरे वर्ल्ड के लिए ये दो challenges हैं इस वक्त related to environment. One is ozone depletion and one is global warming. All right. उसके बाद देखते हैं
India is leading an international body called ISA to increase the power generation through solar. This is International Solar Alliance. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Then we have India is very much privileged to have about dash species of plants which have medicinal properties. About 8,000 of these are in regular use in various systems of treatment, including folk tradition. So the answer here is 15,000 species. This is written under one of the strategies for sustainable development, जो एक point है traditional नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना. उसमें हम यही कहते हैं कि पुरानी जनरेशन्स जो थी वो नेचर की बहुत क्लोज थी, बट आज के समय में हम केमिकल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, हर चीज में केमिकल्स यूज करते हैं. आयुर्वेदा, योगा, यूनानी इन चीजों से बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं. सो ये पॉइंट आप पढ़ के जाएंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस. देन the carrying capacity of the environment is like a plimsoll line of the ship which is its load limit mark. एक शिप में एक प्लिमसोल लाइन होती है, मतलब उससे ज्यादा आप उसमें लोड नहीं डालेंगे, अदरवाइज सिंक करने का रिस्क बढ़ जाएगा. इसी तरह कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट का भी एक लोड लिमिट मार्क है. अगर हम कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड वेस्ट जनरेट करेंगे या उससे बियॉन्ड हम रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज होंगी. अभी हमने कैरिंग कैपेसिटी का मीनिंग देखा था. देन वी हैव स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गिवन बाय हर्मन डेली, जो कि एक लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट है. ये स्टेप्स है और स्ट्रैटेजीज अलग है. ठीक है, स्ट्रैटेजीज भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगी. सो लिमिटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा. वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? दिस इज ऑब्वियसली इन द नेम ऑफ द चैप्टर, सो वेरी इंपॉर्टेंट. डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. सो यहाँ पे हमें फ्यूचर जनरेशंस का ध्यान रखना है. ये नहीं सोचना कि बस हमें इस प्लैनेट पे आने वाली जनरेशंस का भी ध्यान रखना है, रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट नहीं करना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है. पॉपुलेशन को लिमिट करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी में जो भी हम प्रोग्रेस करते हैं दैट शुड बी इनपुट एफिशिएंट, नॉट इनपुट कंज्यूमिंग. मतलब कम से कम रिसोर्सेज यूज हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सो दैट वी कैन सेव द रिसोर्सेज. रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन, अगर बात हो रही है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की. और अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो रही है जैसे कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, तो हम वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट बी मोर देन द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स. तो अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो रही है तो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट बी मोर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन. एंड अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो रही है तो रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट बी मोर देन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स. पोल्यूशन को भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. देन ये है स्ट्रैटेजीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर जो लिखा है वो भी आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे. यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, थर्मल और पावर प्लांट्स की जगह विंड पावर और सोलर एनर्जी यूज करो. एलपीजी, गोबर गैस इन रूरल एरियाज, सीएनजी इन अर्बन एरियाज, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, विंड पावर, सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टाइक सेल्स, मिनी हाइडल प्लांट्स, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, बायो कंपोस्टिंग, बायोपेस्ट कंट्रोल. सभी पॉइंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे. Dash is caused by high levels of bromine and chlorine compounds in the atmosphere. So this is ozone depletion. ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो जाती है इन कंपाउंड्स की वजह से. थ्रेट टू इंडियाज एनवायरनमेंट हैज अ डाइकोटमी, मतलब जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है ना हमारी कंट्री में, उसमें एक डाइकोटमी देखने को मिलती है. व्हाट इज डाइकोटमी? लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन. एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ रिच पीपल, बिकॉज ऑफ एफ्लुएंस कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स. जैसे आजकल हर घर में जितने मेंबर्स हैं उतनी कार्स हैं, तो उतने ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन हो रही है. जितने रूम्स हैं उतने एसीज हैं, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है. जितना हमारा लिविंग स्टाइल एफ्लुएंट होता जा रहा है, जितने हम
रिच होते जा रहे हैं, उस वजह से भी हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। और एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है पॉवर्टी और इलिटरेसी की वजह से भी, क्योंकि जो पुअर लोग हैं वो ज्यादा एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं और वो इलिटरेट भी हैं, इसलिए वो एनवायरनमेंट का सही से ध्यान भी नहीं रख पाते। जैसे वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में एनक्रोचमेंट करते हैं। सो पॉवर्टी की वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दिस इज अ डाइकोटमी। एक तरफ हम कहते हैं कि एफ्लुएंस की वजह से एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब लोग रिच हो रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल थोड़ा एफ्लुएंट हो रहा है, और एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि पॉवर्टी की वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। इज एनवायरमेंटल क्राइसिस अ रीसेंट फिनोमिना? यस इट इज। अभी मैंने आपको कहा था कि पहले के समय में जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, जब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो डिमांड जो थी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की वो कम थी कंपेयर टू इट्स सप्लाई। बट आफ्टर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चीजें रिवर्स हो गई। तो यस, देखा जाए तो ये एक रीसेंट फिनोमिना ही है। इंडिया इज वन ऑफ द डैश मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। 10 is one of the 10 most industrialized nations in the world. Dash are of particular concern since these are ground level sources and thus have a maximum impact on the general pollution. एयर पोल्यूशन पे एक अच्छा सा नोट जरूर प्रिपेयर करके जाना। हो सकता है जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए उसमें कुछ एयर पोल्यूशन से ही रिलेटेड आ जाए। सो इसका आंसर है वेहिकुलर एमिशंस। जो व्हीकल से पोल्यूशन एमिट होता है, क्रिएट होता है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे होता है तो हमारी हेल्थ को भी ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो दिस हैज अ मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द जनरल पोल्यूशन। देन India supports approximately 17% of the world's human and 20% of the livestock population on a mere 2.5% of the world's geographical area. This sentence is also given in your NCERT. पूरे वर्ल्ड के 17% ह्यूमन बींग्स और 20% लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स इंडिया में है, और पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.5 एरिया ही हमारे पास है, 2.5%. All right. Now this picture is also given in your book Chipko movement, which aimed at protecting forests in the Himalayas. और एक similar movement थी Epico movement in Karnataka. ठीक है, ये भी देख लेंगे। Air pollution, water contamination, soil erosion, deforestation and wildlife extinction are some of the most pressing environmental concerns of India. प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स मतलब जिन्हें इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस लाइन ऑल्सो। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन जरूर पढ़ के जाएंगे। इसमें कुछ 10 to 12 पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है, जैसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट एरियाज, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, इम्प्रॉपर प्लानिंग, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, फॉरेस्ट फायर्स एटसेट्रा पढ़कर जाएंगे ना। इस तरह की कोई पिक्चर आ जाती है और पूछते हैं कि क्या डिपिक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे एयर पोल्यूशन। इसी तरह आप वाटर पोल्यूशन पे भी नोट प्रिपेयर करके जाएंगे। देन द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है, एंड द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में नॉट यील्ड रिवॉर्ड अनलेस वी कॉन्शियसली अडॉप्ट अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Then let's look at an additional point which you should be knowing. This is given in your book. In 2015, the UN formulated 17 sustainable development goals which are intended to be achieved by 2030. तो आपकी बुक में लिखा है कि ये गोल्स पढ़ो आप अपनी नॉलेज के लिए कि ये क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एटसेट्रा। इस तरह के कुछ गोल्स हैं। आपको जरूरी नहीं है एग्जाम्स के लिए लर्न करने हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट यस 17 सस्टेनेबल गोल्स UN has formulated which are intended to be achieved by the year 2030. Right, so these were some of the most important points from this chapter. I hope this video helped you. If it did, please give it a thumbs up and share it with your friends. अभी बाकी सभी chapters के hidden gems भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। चलो अब मिलते हैं next video में।